हाँ जी, तो भाई कैसे आप सभी लोग, आई होप कि सभी बढ़िया होंगे भाई, अपने अपने घर पे फुल मौज कर हो गए। आपने जस्ट देखा होगा अभी लास्ट रिसेंटली हमारी हिमाचल की सीरीज खत्म हुई है और श्री महाकाल जी के दर्शन करने के लिए अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि बाबा का बुलावा आया है, तो मैं इसको स्किप नहीं करने वाला बिल्कुल भी। हाँ, थोड़ा सा थका हुआ था उस ट्रिप से, अभी तक जो थकान हो जाती है थोड़ी बहुत ट्रिप आने के बाद, वो बनी हुई थी। 2 ही दिन हुए मेरे को आए हुए, बट अभी निकलते हैं फैमिली के साथ श्री महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। और टाइम हो चुका है फ़िलहाल 11:10 का और मैंने अपना बैग ले लिया है, गाड़ी अपनी बाहर खड़ी है, सब डन है, सारी चीज़ें सेट है। मैंने सोचा था कि वीडियो में रास्ते में स्टार्ट करूँगा, बट मैंने यहीं पे अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। ऑल सेट भाई, फिलहाल निकल रहे हैं। मेरे शूज़ इनने तो तू यारे छोड़ के जा सा। संडे छोड़ के जाऊँगा। बाय। ओके मम्मी बाय। अभी चलते हैं भाई, अपनी शूज़ वगैरह शूज़ रह गए थे, इसके लिए दोबारा आना पड़ गया था। बाकी फ़िलहाल अपनी गाड़ी पहुंचते हैं। हाँ जी, तो भाई ऑल सेट, फ़िलहाल निकलते हैं अपने घर से और सभी बैठ चुके हैं, बस मेरी सीट खाली है। अभी आपको रास्ते में मिलते हैं बाकी का सफ़र। मम्मी को एक बार फिर से बाय करते हैं। मम्मी टाटा, गुड नाइट। तो यहाँ और ये अपनी गाड़ी की टैंकी फुल फ़िलहाल आ चुका है भाई, इसमें 4147 रुपये का, जिस पे ऑटो कट हो चुकी है गाड़ी का नोज़ल फ्यूल टैंक की। और अभी अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। तो जी जय श्री महाकाल सभी को। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप कि सभी बढ़िया होंगे भाई, अपने अपने घर पे फुल मौज करोगे। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने व्लॉग में। तो आज का हमारा व्लॉग रहने वाला है श्री महाकाल उज्जैन के दर्शन के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे होगे, दिल्ली से हम निकल चुके हैं। हमने अपना रूट पिक किया है दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से सोना हाईवे, सोना हाईवे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये रास्ता लगभग हमारा आधा सफ़र तय कर देता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू। अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा ही हमें बीच में उतार देगा, जिसकी वजह से हमें लगभग 400 - 450 किलोमीटर तक का सफ़र जो हमारा, वो हमें नॉर्मल हाईवे से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। बट जैसे ये कंप्लीट हो जाता है और आने वाले कुछ टाइम में, लगभग 6 महीने या 10 महीने के अप्रोक्स टाइम है इसका, तो वहाँ से उज्जैन श्री महाकाल के दर्शन रह जाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 115 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ तक का सफ़र हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ था। अब उसके बाद हमें सवाई माधोपुर से नैनवा तक का हाईवे है, जो लोकल हाईवे, उससे हमने सफ़र तय करना होगा आगे का, लगभग 60 से 70 किलोमीटर। रात को इतना सेफ़ मैं इस हाईवे को नहीं मानता, आप भी आओ तो बी सेफ़। तो जी फ़िलहाल रुके एक छोटे से स्ट्रेच ब्रेक के लिए, 2 मिनट के लिए बस। और टाइम देखो भाई, आपको दिख रहा हो तो एक बार, मैं ये दिख रहा है ना, ठीक से फोकस नहीं हो पा रहा। अराइवल टाइम हो गया 10:07 सुबह की, और तब घर से निकले तब दिखा रहा था ये लगभग 1 बज के कुछ मिनट का रास्ता। इतना कवर कर दिया आधे रास्ते में अभी तक। बाकी आगे देखते हैं, आगे रास्ता इतना अच्छा है नहीं, रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया है। जब तक हाईवे था तब तक खिंच गया था खूब सारा। बाकी फ़िलहाल तो सुबह होने वाली है, मॉर्निंग का टाइम हो ही गया है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही यार। तो रात दिल्ली से सफ़र शुरू करने के बाद हमारी सुबह होती है कोटा के आसपास। और सुबह सुबह का मौसम इतना सुहावना था क्योंकि मानसून का टाइम चल रहा है, तो भाई क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिख रहे थे हर तरफ। और उसके बाद हम एंटर कर जाते हैं एक जंगल के एरिया में, जो कि नॉर्मली एरिया है, वैसे जंगल का वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। और उसके साथ ही हमें मिला साइड में एक फोर्ट देखने को, ऊपर से अंग्रेज़ों के समय की चलती हुई ट्रेन, और मतलब बहुत सारी सीनिक ब्यूटी थी यहाँ पे देखने के लिए, जो कि सुबह सुबह की एक आलस भरी नींद होती है उसको उड़ाने के लिए काफ़ी थी। मैंने इस उज्जैन तक के सफ़र में टाइम लैप्स इसलिए इतने सारे ऐड किए क्योंकि भाई जो मैं व्यू वहाँ देख पा रहा हूँ ना अपनी आंखों से, वो सभी आप भी इंजॉय कर पाओ वीडियो को देखते हुए। यही वो जंगल का एरिया है भाई जिसको आज से 4-5 साल पहले पुलिस वाले भी क्रॉस करते हुए डरते थे। क्योंकि मेरे को इसलिए अच्छे से याद है, लगभग लास्ट जब मैं आया था तो पुलिस वालों ने मेरे को चेक पोस्ट पे रोक लिया था कि सुबह होने तक आप नहीं जा सकते आगे। लेकिन अब कोई ऐसा इशू नहीं है, आप बेफिक्र हो गया आराम से जा सकते हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम द राजस्थान भाई, क्योंकि फ़िलहाल एमपी में एंटर हुए नहीं है, जस्ट 2-3 किलोमीटर का ही सफ़र रह गया है एमपी का हमारा। अपनी गाड़ी का फ्यूल टॉप अप करा रहे हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे सस्ता पड़ जाएगा।
अब टंकी फुल करानी है ना, तो उसमें तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। अगर 1500 डलवाना होता तो कोई प्रॉब्लम खास थी नहीं। बाकी गाड़ी का हाल देखो भाई कैसा हो रखा है आगे से, कितने मर्डर हुए हैं। अब इसको जाके ना एक बार पहले साफ सफाई करेंगे इसकी। बोनट पे तो कुछ है नहीं ऐसा वैसा। भाई राजस्थान में ना हरियाली देखो, और मौसम देखो इतना मस्त हो रखा है। बादल देखो भाई कितने कमाल लग रहे हैं ना। मॉनसून है ही कमाल की चीज़। बाकी अभी चलते हैं भाई, अपना फ्यूल टॉप अप हो चुका है और सीधा जाते हैं अपने मंदिर के पास दर्शन करने के लिए। होटल वगैरह बाद में लेंगे, पहले नहा धो के अपने दर्शन करेंगे। सुबह के सुंदर नज़ारों को एंजॉय करते हुए भाई हमने अपने आगे का सफ़र तय किया, और सच मानो तो पता ही नहीं चला कि कब हम उज्जैन पहुंच चुके थे, क्योंकि वहाँ के नेचर में इतनी खूबसूरती थी भाई कि पता ही नहीं चला कि सफ़र में थकान भी हुई थी मुझे थोड़ी बहुत भी। हाँ जी, तो भाई फ़िलहाल पहुंच चुके हैं उज्जैन, और मेरी आंखें थोड़ी सी नींद में भरी हुई है, इनको इग्नोर मारना। पूरी रात नॉन स्टॉप ड्राइविंग की है भाई, लगभग ना मेरे हिसाब से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 8:30 से 8:45 घंटे के अंदर मैं दिल्ली से यहाँ पहुंच चुका हूँ उज्जैन मंदिर पे। टाइम दिखा रहा था मेरा अराइवल टाइम 12:35 का, तब मैं घर से निकला था तब। और अभी फ़िलहाल का फ़ोन तो यहाँ पे, और वॉच भी नहीं पहनी मैंने। अभी फ़िलहाल यही टाइम हो रखा भाई, 8:30 बजे के आसपास का। 8:30 नहीं, 8:30 नहीं, 9:30 हो गए। 8:30 बजे तो हम चाय पी रहे थे, 9:30, 9, पौने 10 हो गए, ठीक है ना। तो बाकी अभी पहले होटल में चेक इन करते हैं, हालत बहुत ख़राब है। नहा धो के फ्रेशन अप हो गए, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे भाई, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बाकी हमने उज्जैन पहुंचकर ये डिसाइड किया कि हम श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन शाम को करते हैं। बाकी अभी करते हैं फ़िलहाल आसपास के जो सिद्ध मंदिर हैं उनके दर्शन, जिसके लिए हमने चूज़ की रिक्शा, क्योंकि अगर गाड़ी ले जाते तो भाई गाड़ी काफ़ी बड़ी थी और बाज़ार के रास्ते जाते हुए जाम वगैरह में फंस जाने का चांस थे। सोजी उज्जैन में सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है माँ गढ़ काली जी के दर्शन करके, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माँ पार्वती का अपर लिप यानी कि ऊपर वाला जो होठ है वो गिरा था, और इस मंदिर के बिल्कुल एंट्री गेट के सामने ही 4 शिवलिंग बने हुए हैं जिनकी अपनी अलग मान्यता है, और एक दूना है जो हर समय लगा रहता है। और फिर जैसे ही हम अंदर मंदिर की तरफ एंट्री करते हैं तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड एक एक बहुत बड़ी जोत है, जो कि शाम को आरती के टाइम जलती है। कुछ देर मंदिर के इर्द गिर्द घूमने के बाद हमने मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, और सामने ही माँ गढ़ काली जी के बहुत ही अच्छे सुंदर दर्शन हुए, क्योंकि मंदिर बिल्कुल खाली था। माता के शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो था वो था श्री काल भैरव जी का मंदिर। तो वहाँ भी हमें उम्मीद से काफ़ी कम भीड़ मिली। मेरे हिसाब से तो भाई उज्जैन के लिए सबसे सही समय है मॉनसून का, जिसमें ना ही ज़्यादा गर्मी मिलेगी आपको और ना ही भीड़ मिलने वाली है। तो अभी करते हैं हम श्री काल भैरव जी के दर्शन। मेरे ये श्री काल भैरव जी के पहले दर्शन थे, और जैसे ही मैंने मंदिर की पहली झलक देखी भाई मुझे लगा कि ये किसी पुराने किले में बनाया हुआ मंदिर है। और जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में पता किया तो पता भी यही लगा कि हाँ, ये कोई पुराना किला था जिसमें श्री काल भैरव जी की पूजा पौराणिक समय से ही होती आ रही है। और लिटरली मैं आज तक मानता नहीं था कि हाँ किसी मंदिर में सच में शराब चढ़ती होगी, लेकिन मैंने यहाँ अपनी आंखों से देखा। इस मंदिर में भाई शराब चढ़ाई जाती है श्री काल भैरव जी को, और प्रॉपर उसका भोग लगाया जाता है। वहाँ के दर्शन पूर्ण करने के बाद भाई हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी माँ गौरी जी का मंदिर, जो कि उज्जैन में ही नदी के किनारे बसा हुआ एक मंदिर है, जिसे कि बहुत सिद्ध माना जाता है। खासकर कि मैरिड जो वाइफ है यानी सुहागन औरतें, उनकी मनोकामना यहाँ जल्द से जल्द पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर में भाई बहुत सारे शिवलिंग हैं। मैंने जहाँ तक नोटिस किया लगभग 12 से 13 शिवलिंग थे यहाँ पे, जिनकी प्रॉपर हर टाइम अलग अलग पंडित पूजा करते रहते हैं। हम जैसे ही दर्शन के लिए पहुँचे तो भाई उस समय आरती चली रही थी, और हमारा सौभाग्य कि हमें आरती भी देखने को मिली।
माँ पार्वती का यह स्थान पौराणिक समय से ही बहुत ज़्यादा पवित्र और सिद्ध माना जाता है। यहाँ की मनोकामनाएं कभी विफल नहीं जाती। माता हर किसी को आशीर्वाद देती है। इतना छोटा सा मंदिर है लेकिन इसकी विशेषता इतनी ज़्यादा थी, मैं सुन के हैरान हो गया। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हो ये उस मंदिर का सबसे खूबसूरत शिवलिंग था, जिसकी मैंने प्रॉपर फ़ोटो वीडियो हर चीज़ कैप्चर की। और यह शिवलिंग इस मंदिर का सबसे पुराना शिवलिंग था, सबसे प्राचीन। फिर मंदिर प्रांगण में हमने इस सिद्ध वृक्ष के दर्शन किए, जो कि मनोकामनाओं के धागों से बंधा हुआ था और बहुत ही बड़ा वृक्ष था ये दिखने में। हमारी बारी आती है श्री मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने की। वैसे मैं इसको मंगल महादेव मंदिर बोलता हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही यही सुना था और मेरी काफ़ी इच्छा थी इस मंदिर के दर्शन करने की। बाकी मुझे पता नहीं था इस बारी उज्जैन में मेरे इस मंदिर के दर्शन होंगे। यहाँ पे मैं बहुत ही खुशी से गया। बाकी तो मंदिर में हर जगह मैं खुशी से जाता हूँ, लेकिन यहाँ की वाइब अलग थी मेरे लिए। ये मंदिर भी भाई नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके दर्शन फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद होते हैं। पूरी पृथ्वी पर एकमात्र जगह ऐसी है जहाँ पे मंगल ग्रह का जन्म माना जाता है, वो सिर्फ मंगलनाथ मंदिर पे ही है। बाकी आप दर्शन कीजिए, आप खुद जान जाओगे, यहाँ की वाइब अलग ही है। श्री मंगलनाथ जी के दर्शन करने के बाद मेरे मन में एक अलग सी खुशी थी। मेरे चेहरे पे बहुत ही शांत स्वभाव दिख रहा था मेरा। और फिर हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो चूज़ किया वो था श्री कृष्ण जी का, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। अभी ये है श्री कृष्ण जी की पाठशाला, जिसको इस सदी में एक मंदिर के स्वरूप में दिखाया गया है। यहाँ पे कृष्ण जी ने सुदामा और बलराम जी के साथ अपनी पढ़ाई पूर्ण की थी और यहीं उनकी पाठशाला के सामने एक शिवलिंग है जिसकी वो पूजा किया करते थे। जिस स्थान को अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं यह है गोमती कुंड। इस स्थान पर ही श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी तथा अन्य छात्र स्नान करते थे और अपने गुरु जी से शिक्षा ग्रहण करते थे यहीं पर। ये खुले मैदान की तरह ही आसपास में दिखता था पहले, क्योंकि अंदर जो कलाओं का प्रदर्शन दिखाया गया है उसमें हमारे पुरानी समय की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें एक ड्राइंग के रूप में हर फ्रेम में दिखाई गई है। बहुत सारे फ्रेम्स हैं जिसमें अलग अलग जगहों पे कभी श्री कृष्ण जी खेल रहे हैं, कभी वो विश्राम कर रहे हैं, कभी गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं, कभी पढ़ाई करते हुए दिखाया गया उन्हें। तो आप यहाँ पर तब भी आएँ, अपना आराम से समय व्यतीत करें इस आर्ट गैलरी में और फील करें कि उस समय श्री कृष्ण जी कैसे क्या करते रहते थे। यही वो कक्ष है जहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ हर एक तस्वीर बहुत ही अच्छे से निपुण तरीके से बनाई गई है। ऐसा लगता है जैसे मानो कि हाँ साक्षात श्री कृष्ण जी या फिर उनके गुरु जी या बाकी और भी छात्र जो उनके साथ बनाए गए हैं वो साक्षात खड़े हैं और बैठे हैं। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ ये कोई चित्र है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे बैठ के इन्हें देखो तो आपको पता चलेगा कि भाई रियलिटी में उस समय क्या होता था। इस मंदिर से दर्शन पूर्ण करने के बाद हम सीधे गए थे भाई श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए मैंने उसकी अलग से क्लिप बनाई है जो कि मैं कल अपलोड करने वाला हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हमने आके हर मंदिर के अपने प्रसाद लिए जिनका हमने भोग लगाया। और आप भी आओ तो मंदिर में कभी भी खाली हाथ न जाएं, ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी को जय श्री महाकाल।